Hello dear students, we are studying optics. In the previous video, I had recapitulate you about what you people have studied in class 10th. Today, we are going to start what we have to learn further in class 12th. Here, we will move directly to refraction because in reflection, we had already studied a lot about reflection in class 10th standard. So, what is refraction? We had already seen a part of incident light is transmitted into the second medium along a change direction is refraction. फिर से एक बार बताने की मैं कोशिश करूं तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट मीडियम्स मिलते हैं बेटा. एक होता है अपने पास रेयर मीडियम, एक होता है अपने पास डेंसर मीडियम. सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. आप किसी भी रे को जब आप इंसिडेंट कराते हैं और वो जब रेयरर से डेंसर जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ जानी तो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी इस डायरेक्शन में, लेकिन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये आपका जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड हो जाती है. यहां पर अगर मान लीजिए ऊपर वाला मीडियम मेरा डेंसर हो जाता μ2 और रेयरर मीडियम सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो भी रेज जाएंगी वो रेज जो जानी चाहिए थी वो जानी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए थी. लेकिन जब आप डेंसर से रेयरर मूव करते हैं तो वो हमेशा अवे की तरफ मूव करती है. सो दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर. यहाँ पर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है. नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल आई और आर हुआ करते हैं. यहाँ पर हमने दो लॉज पढ़े थे. पहला लॉ तो बड़ा ही सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. And the second one which we had studied is very, very important, and that is Snell's law. Snell's law says sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the relative refractive index of the two medium. तो ये लिखने का तरीका क्या है, इसको हम म्यू अगर मैं लिखूं इसको तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा. देखो साइन आई अपॉन साइन आर. ये ध्यान रखेंगे बेटा, गलतियां यहीं पर होती हैं जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आए हैं. जाना अपॉन आना. यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर जो हमें देखने को मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें देखने को मिलेगा, दैट इज जिस मीडियम में गए जाना है μ1 में, आए कहाँ से हैं μ2 से. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा. ये बात हमें ध्यान रखनी है. ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ज्योमेट्री. एंगल्स आपको आइडेंटिफाई करने बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा, तभी आप ऑप्टिक्स अच्छे से डील कर पाएंगे. तो यहीं पर हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं बेटा, एंड द केस नंबर 1 इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट. अगर मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो, कैसे, जैसे मान लीजिए दिस इज माय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक, मैंने क्या काम किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू है. वैसे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को याद होगा, म्यू ऑफ ग्लास 3/2, म्यू ऑफ वाटर 4/3 हम लोग लिया करते थे अपने 10th स्टैंडर्ड में. यहाँ पर हो सकता है अलग अलग तरीके के ग्लास दिए जाएं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए. अगर कहीं पर नहीं दिया होगा तो वी हैव टू टेक दीज वैल्यूज ओनली 3/2 एंड 4/3. अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने एक रे को इंसिडेंट कराया. मैं अगर एक रे को यहाँ पर इंसिडेंट कराऊं, ऐसे ही फॉल करेगी. यहाँ पर मैंने बनाया नॉर्मल. जहां कहीं पर भी लाइट इंटरसेक्ट करेगी किससे, इंटरफेस से, वहीं पर आप एक नॉर्मल बनाएंगे. और नॉर्मल कहां बनेगा, जहां कहीं पर भी दो मीडियम, ये वाला मीडियम मेरा एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया. ये रे जानी कैसी चाहिए थी, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी ऐसे. लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे बेंडिंग देखने को मिलेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल.
मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सही है। फिर से देखो, मीडियम में आपको चेंज मिला। अब यहाँ पर आपका ग्लास है और यहाँ पर नीचे आपकी एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे। और जो भी आपने ये नॉर्मल बनाया है, यहाँ से ये रे जानी कैसी चाहिए थी? ये रे जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये कि ये जो भी आपने रेज बनाई हैं, ये आपने अपने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई हैं। अगर ये एंगल मैं आई मान लूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल मेरा आर हो जाएगा। और अगर ये एंगल मेरा आर है तो ये एंगल मेरा आई हो जाए। ये एंगल भी मेरा I1 है, सपोज ये आई है, ये आर है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी आर हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा ये? आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा। और यहां पर आने के बाद ये एंगल हमें कुछ और मिल जाएगा, सपोज R2 मिल गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन किसके थ्रू? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। अब यहीं पर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो व्हाट इज दैट लेटरल शिफ्ट? तो अगर मैं यहाँ पर लेटरल शिफ्ट की बात करूं बेटा, तो ये रे बिल्कुल जा रही थी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। यहां से जो नॉर्मल फॉल कराऊंगा मैं, इस वाली एंड से एक जो नॉर्मल फॉल कराएंगे, दिस इज द नॉर्मल। और इसी नॉर्मल को हम क्या बोल देते हैं? इसी नॉर्मल को हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि जो भी आपकी लाइट थी वो लाइट जा तो इसी डायरेक्शन में रही थी, स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन ये वो अपने पाथ से डिविएट हो गई। तो उसका डिविएशन कितना हुआ, दैट डिविएशन इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज योर लेटरल शिफ्ट और इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो मुझे यही x निकालना है। हाउ टू फाइंड दिस x? मान लीजिए ये जो भी आपकी ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस आपने t मान ली। अब हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके मुझे किसी भी तरीके से ये x फाइंड कर लेना है। और ये x जो है ये परपेंडिकुलरली फॉल कराया है आपने। ठीक, मतलब जो रे बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो बेंड हो गई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो जो बेंडिंग हुई है उन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और जो बेंड रे है उसके बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, एंड इमर्जेंट रे। ठीक, इसको हम बोल देंगे लेटरल शिफ्ट। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। अगर मान लीजिए ये एंगल मेरा आर है, तो ये एंगल भी मेरा आर होगा, ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा। ये एंगल अगर मेरा आई है, तो ये एंगल मुझे कितना देखने को मिलेगा? ये एंगल मेरा आई माइनस आर देखने को मिलेगा मुझे। ठीक, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, तो ये हाइपोटेनियस मुझे किसी भी तरीके से पता चल जाए तभी मैं ये वैल्यू निकाल पाऊंगा, या मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल पाए तभी मैं ये वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस परपेंडिकुलर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया बेटा। तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो अब मैं यहां पर इसको अगर नाम दे दूं एक्स वाई जेड, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा आप, मैं सबसे पहले एक्स वाई निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्स वाई निकालने के लिए मैंने क्या किया, कॉस आर फॉर्मूला यूज किया। और कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। तो कॉस आर विल बी, एक्स जेड की जगह पर हम वैल्यू क्या रख देंगे? टी। और एक्स वाई की जगह पर हम लोग वैल्यू क्या रख दें? ये तो हमें फाइंड करनी है, तो एक्स वाई। तो यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई, दैट इज
टी अपॉन कॉस आर, ऐसी वैल्यू मिली मुझे, ये मुझे एक्स वाई मिल गया। जब मुझे ये एक्स वाई मिल गया तो अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे अब क्या फाइंड करना है, मुझे एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या मैं साइन, अगर मैंने ये एक्स वाई जेड नाम दिया है तो इसको मैं डब्ल्यू नाम दे दूं। तो इन ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू वाई, एक्स डब्ल्यू वाई, तो साइन आई माइनस आर जो मुझे देखने को मिलेगा दैट विल बी एक्स अपॉन एक्स वाई। और x अपॉन एक्स वाई मतलब एक्स वाई कितना है मेरे पास, t, और ऊपर क्या है हमारे पास, cos r है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, t साइन i माइनस आर अपॉन cos r। ये मुझे मिल गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल। क्लियर हो गई बात। मैथ्स वाले थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि सर ये साइन a माइनस बी है, तो उस ब्रैकेट को भी ओपन करने की कोशिश करते हैं, जिसको अभी फिलहाल ओपन करने की जरूरत नहीं है। कभी न्यूमेरिकल्स में अगर हमें जरूरत पड़ेगी देन विल ओपन इट ऑल्सो। ठीक है, अगला केस देखते हैं रिफ्रैक्शन का। सेकंड केस इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया? मान लीजिए मुझे यहाँ पर दो तीन डिफरेंट मीडियम दिए गए, जैसे एक तो एयर हो गई, एक मुझे मिल गया बेटा वाटर, और एक मुझे मिल गया ग्लास। सपोज ये मेरा वाटर हो गया और ये मुझे मिल गया ग्लास। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू डब्ल्यू, और ये तो मेरा म्यू ऑफ एयर है ही। हमने यहाँ से क्या किया, दो डिफरेंट मीडिया हो गए, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे 100 मीडिया भी लगे हुए हों तब भी हम रे डायग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। बस हमें वही रूल याद रखना है, रेयरर से डेंसर जाने पर क्या होता है और डेंसर टू रेयरर जाने पर क्या होता है। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया यहाँ पे। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अब एक नॉर्मल बनेगा, ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक नॉर्मल। ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया, ये हमारा डेंसर हो गया, तो मतलब मुझे टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कराना पड़ेगा। फिर से मैंने यहाँ पर क्या बना लेना है, अब दूसरा मीडिया आ गया, दो डिफरेंट मीडिया आ गए, तो फिर से एक नॉर्मल बनेगा। जो भी ये नॉर्मल बनेगा, इस नॉर्मल की वजह से लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे, और ज्यादा बेंड हो जाएगी। और ज्यादा जब ये बेंड हो जाएगी तो जब ये बाहर निकल रही होगी तो अब तो डेंसर टू रेयरर है, यानी कि ये आपकी रे की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो अगर ये एंगल मेरा आई है, मैं यहाँ पर अगर एंगल्स के नाम दे दूं कि ये एंगल अगर मेरा आई है, ये एंगल अगर मेरा आई है, या I1 नाम दे देता हूँ इसको, तो ये मेरा R1 हो जाएगा, ये मेरा I2 हो जाएगा, तो ये मेरा R2 होगा, ये मेरा I3 हो जाएगा, और ये मेरा R3 होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो ज्योमेट्री से क्लियर है कि R1 जो है वो मेरा I2 के बराबर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, R2 जो है वो I3 के बराबर होगा। ठीक, अब हर एक इंटरफेस पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। तो अगर मैं पहले वाले इंटरफेस, कितने इंटरफेस है टोटल यहाँ पर, 1 2, जो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं 3, तीन इंटरफेस है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले इंटरफेस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, तो सिंपल सी बात, मैं यहां पर देखो क्या लिख पाऊंगा, साइन I1 अपॉन साइन R1, और जिस मीडियम में जाते हैं मतलब म्यू जी अपॉन म्यू ए, रिलेशन 1। दूसरे के केस की बात करूंगा तो साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम में जाते हैं, सॉरी, W, और ये हो गया म्यू जी। ऐसे ही साइन I3 अपॉन साइन R3
जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आए हैं। ऐसे ही रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग all three relations, this will be sin I1 upon sin R1, sin I2 upon sin R2, sin I3 upon sin R3, and this is equal to mu G upon mu A, mu W upon mu G, mu A upon mu W। ये देखो सब कैंसिल हो गए एक दूसरे से, और R1 I2 बराबर है और R2 R3 भी इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे देखो क्या अच्छा रिजल्ट मिला बेटा कि I1 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू 1, यानी कि I1 की वैल्यू R3 के बराबर हो। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 1000 मीडिया लगे हुए होते तब भी जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है, वापस अगर उसी मीडियम से आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको एंगल सेम मिलता है। मतलब I1 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको R3 के बराबर मिलती है। बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट अगर हम अगले केस की बात करें, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की। अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो देखिएगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हम क्या करने वाले हैं। हमने देखा है बेटा कि कई बार बकेट के अंदर अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ होता है तो वो अपनी एक्चुअल लेंथ से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा होता है हमें। पेंसिल को अगर हम डाल दें किसी भी उसमें वाटर में तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, टूटी हुई सी मालूम पड़ती है। सो दैट इज बेसिकली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या काम करना है, मैंने क्या काम किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने फिल कर दिया वाटर या कोई भी मीडियम, और हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर डाल दिया एक कॉइन। कहाँ पर, बिल्कुल इसके बेस पर। तो बाहर से देखने पर ये कॉइन मुझे कैसा दिखाई देगा, तो देखिएगा मान लीजिए कि यहां से जो रे जा रही है वो सपोज इस डायरेक्शन में गई, भाई हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती है वो मेरी आंखों पर पड़ती है, यानी कि ये यहाँ से बाहर निकलेगी। अब ये इंटरफेस आ गया, इंटरफेस आ गया तो इसलिए मैंने नॉर्मल बना दिया। ये रे जानी कैसी चाहिए थी, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां से मैं इसको व्यू कर रहा हूं, तो जब मैं इसको यहां से व्यू कर रहा हूँगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं अपीयर होता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर ये जो है दिस इज रियल डेप्थ, कैसी डेप्थ है ये, रियल डेप्थ है, और ये जो डेप्थ मुझे दिखाई दे रही है यहां से, दिस इज एपरेंट डेप्थ, मतलब जो है नहीं बेसिकली एपरेंट डेप्थ। मुझे इन्हीं दोनों में बेटा रिलेशन फाइंड करना है कि हमें क्या रिलेशन मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे हम इसको। देखो ये एंगल तो मेरा आई है, इंसिडेंट एंगल है, और एक एंगल ये वाला हो गया मेरा एंगल आर। दिस एंगल इज आई एंड अबव वन इज आर। अगर ये एंगल आर है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी आर ही मिलेगा मुझे। ये मेरी रियल डेप्थ है ही, और रियल डेप्थ को हम नाम दे देते हैं आर डी, एपरेंट डेप्थ को नाम दे देते हैं ए डी। ठीक, अगर ये एंगल मेरा आई है तो मुझे इन दोनों में रिलेशन कैसे मिलेगा, कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये एंगल मेरा आई है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी मेरा आई होगा।
अगर ये एंगल आई हो गया और ये डिस्टेंस मैंने मान ली x है, ठीक, तो साइन आई अपॉन साइन आर, अगर मैं यहां पर रिलेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, देखिएगा। मैं यहां से साइन आई कैसे निकाल सकता हूं, देखो ये एंगल आई है और ये एंगल मेरा आर है, तो बेसिकली तो मुझे साइन आई अपॉन साइन आर इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जिस मीडियम में गए, किस में गए, एयर में गए, और ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया, या फिर मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूं कि ये मेरा म्यू टू है और ये सपोज मेरा म्यू वन है, दोनों डिफरेंट मीडियम, तो जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आए हैं, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अब किसी भी तरीके से साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लें, तो साइन आई जब मैं लिख रहा हूँगा तो साइन आई मुझे क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा, सॉरी, टेन आई, अगर मैं यहाँ पर टेन आई लिखने की कोशिश करूंगा, टेन आई, टेन आई, दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन एट आर डी, और टेन आर जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मिलेगा x अपॉन ए डी। ये एंगल्स जो होते हैं बेटा, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और ये चीज आप लोगों को मैंने 11th स्टैंडर्ड में बताई थी कि साइन आई विल बी इक्विवेलेंट टू टेन आई, एंड ये हमारा आई के बराबर भी होता है, मतलब यहाँ पर हमें ये सारे के सारे एंगल कैसे मिल रहे होते हैं, बराबर मिल रहे होते हैं, इक्वल मिल रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात हमें क्या देखनी है यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखना है कि साइन टेन आई की जगह पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको साइन आई भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन आई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम साइन आर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमें साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यू मिल गई। जब हमें ये दोनों की वैल्यू मिल गई, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तो इट विल बी एक्स अपॉन आर डी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन ए डी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू के बराबर मिलेगा हमें। तो देखो x से x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी हमारा ऊपर चला जाएगा, आर डी नीचे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू देखने को मिलेगा। तो ए डी जो हमें मिलेगा वो म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर डी देखने को मिलेगा, और आर डी मान लो रियल डेप्थ जो है वो हमने डी मान ली साहब, और अगर रियल डेप्थ हमने डी मान ली है तो इसको हम म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू डी भी बोल सकते हैं, और अगर मेरा म्यू वन एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, सो फॉर एयर मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी कि ए डी जो होगा दैट विल बी डी अपॉन, ये जो म्यू टू है इसको हमने म्यू मान लिया, तो डी अपॉन म्यू, ये एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा, वेयर म्यू इज मीडियम, जिस भी मीडियम में आपका कॉइन पड़ा था, दैट इज रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी हमें इस पर्टिकुलर म्यू के ऊपर डिपेंड करेगी जो भी हमारी डेप्थ होगी। तो आई होप ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसी में हमारे पास अगला है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम TIR की बात करें, इसको शॉर्ट में हम लोग TIR भी बोलते हैं। TIR के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, तो TIR की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि TIR कब होगा, व्हेन लाइट travels from denser to rarer। लाइट हमेशा डेंसर से रेयर ट्रेवल करनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई भी लाइट अगर मेरी यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो ट्रेवल करके कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा, मतलब ये जानी स्ट्रेट चाहिए थी, जाएगी कैसे, अबे मैंने थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ा दिया मतलब कुछ ऐसा कर दिया, तो ये लाइट जानी इसी डायरेक्शन में चाहिए थी, जाएगी कैसे, बेंड हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, तो ये लाइट जानी स्ट्रेट चाहिए थी, जाएगी कैसे, बेंड हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल पर हमें क्या देखने को मिलेगा,
हमें देखने को मिलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जो लाइट है, ये लाइट स्ट्रेट जाने की बजाय ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। सॉरी, दिस एंगल इज नॉट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। क्रिटिकल एंगल मतलब कि ये जो भी लाइट है एक पर्टिकुलर एंगल पर मुझे कैसी आती हुई दिखाई देगी? ये लाइट जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगले केस में अगर एंगल मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले लिया, मतलब दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट क्या होगी? ये लाइट आपकी पूरी तरीके से बेंड हो जाएगी। किसके अंदर? उसी मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में ही पूरी की पूरी बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये एंगल हमारा पहले आई था, फिर ये आर हुआ, यहाँ पर सपोज आई डैश है तो ये आर डैश मिलेगा, फिर यहाँ पर आई डबल डैश है तो ये आर डबल डैश मिलेगा, फिर यहाँ पर ये आई सी मिल गया मुझे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल आपका वो एंगल होता है जिस एंगल पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाए। कितने डिग्री? 90 डिग्री आपको देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, in the denser medium for which the angle of reflection, angle of refraction is 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए आपका? 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। तो ये हमारे TIR की कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? तो क्रिटिकल एंगल निकालने का क्या तरीका होगा? तो देखिएगा क्रिटिकल एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें कंडीशन पता चल गई कि कंडीशन क्या है कि आपने कोई भी रे को इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट कराने की वजह से आपको ये एंगल IC मिला। अगर ये एंगल IC है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो भी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, तभी एंगल आपको ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री मिलेगा। मान लीजिए ये आपका डेंसर मीडियम है, ऐसा ही होना चाहिए तभी ये केस फॉलो होगा, और ये आपका रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान लिया म्यू है, और ये आपकी एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1 नाम ले दिया। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूंगा तो साइन IC अपॉन साइन 90 ऐसा ही देखने को मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आते हैं। सो दिस विल बी साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू देखने को मिलेगा। तो IC निकालना बड़ा आसान हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। यही केस अगर एयर वाला ना लेकर के दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया होगा, मतलब ये μ2 और ये μ1, ये आपका डेंसर है सपोज और ये आपका अगर रेयरर है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, लाइट आपने क्रिटिकल एंगल पर फॉल तो कराई और उसके बाद वो पैरेलल हो गई, तो ये आपका TIR होने की कंडीशन आ गई। मतलब ये एंगल आपका IC और ये एंगल 90। तो घबराना दोनों केस में नहीं है, चाहे एयर दिया हो, यहाँ पर हमारा रेयरर मीडियम एयर था, यहाँ पर कोई भी रेयरर मीडियम हो सकता है। तो साइन IC अपॉन साइन 90 जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आते हैं, तो यहाँ पर IC की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, ये देखने को मिलेगा। ठीक, TIR की कंडीशंस
हमें समझ में आ गई। अब TIR से हमें फायदा क्या हुआ? तो TIR से जो डायमंड है वो डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि सारी की सारी लाइट जो भी उसके ऊपर फॉल करती है वो सारी की सारी उसी डायमंड के अंदर घूमती रहती है। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि TIR की एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन बहुत कॉमन है जो आपने अपने 10th में भी पढ़ी होंगी। एक है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और दूसरी एप्लीकेशन है आपकी मिराज फॉर्मेशन। ये अपने 10th क्लास की बुक्स में पढ़कर देखिएगा, you'll come to know कि किस तरीके से TIR वहां पर अप्लाई होता है। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, स्टे फिट, गॉड ब्लेस यू ऑल।